Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala awlad Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. जैसे कि हम सब जानते हैं, बज़ाहिर अमेरिका जंग जीत कर भी हार गया है, ईरान जंग हार कर भी जीत गया है। सूरत हाल बदल रही है। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। रॉयटर्स के साथ साथ दीगर इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अगले 48 घंटों में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, डेडलॉक टूट सकता है, डायलॉग टेबल टॉक मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ सकता है और जो डिमांड्स थी उसके ऊपर ईरान के जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है। मुंतज़िर हैं इस वक्त सब। और अमेरिका आप जानते हैं कि उसने एक के बाद दीगरे एपिक फ्यूरी के लिए कह दिया कि आज एपिक फ्यूरी ख़त्म हो गया है, जो उसने जंग का नाम रखा था। एक तरफ जंग ख़त्म होने का ऐलान प्रॉपर्ली नहीं किया जा रहा था, दूसरी तरफ उनकी टीम आकर ये कह देती है कि एपिक फ्यूरी ख़त्म हो गया है। और जो हमने ऑपरेशन शुरू किया था प्रोजेक्ट फ्रीडम, आबना हॉर्मोज़ को खुलवाने के ज़रिए उससे जो कश्तियाँ फंसी हुई हैं वहाँ पे बहरी जहाज़ उनको एस्कॉर्ट करके निकालने का प्लान था, वो भी फेल हो गया है। एक के बाद दीगरे डोनाल्ड ट्रंप के फेल होते हुए प्लान ये वाज़े कर देते हैं कि वो कहता तो रहता है कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन वो हार गया है। और ईरान जो ये कहता तो नहीं कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन मालूम पड़ जाता है दुनिया को कि ईरान जीत गया है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट फ्रीडम का अमेरिका ने ऐलान किया तो उसने जिस तरीके से यूएई पे अटैक करके अपने स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन की बेनिफिट का इजहार किया, कि फ़ायदे का इजहार किया कि मैं यहाँ बैठ के क्या कुछ कर सकता हूँ, और आप समझ रहे हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को बाईपास करके तेल निकाल के ले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की हदें हैं जिसमें आपके सारे पोर्ट्स आते हैं। जिसके बाद अब दुआ की जा रही है कि अल्लाह करे कि अगले 48 घंटों में कोई ब्रेक थ्रू हो। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे मुल्क का नाम दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त के ऊपर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका जा रहा है, जो इस वक्त हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में कर रहे थे, अब हम नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लिए बात काबिल फ़ख्र है, खुश होने का मौका है। एट द सेम टाइम दुआ है कि जिस तरीके से हम बड़े बड़े मुल्कों के मसले हल कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे लोगों के भी मसले उसी तरह हल कर सकें। क्योंकि इस वक्त भी मुआशी हालात पाकिस्तान के हमें यही बता रहे हैं कि हम बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी करेंसी, यूरो, कनेडियन डॉलर, पाउंड, सारी करेंसीज़ के सामने डिक्लाइन कर रही है। डॉलर के सामने उसको हमने मुस्तहकम देखा है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया, 1 पैसे की कमी आई थी सिर्फ। लेकिन बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत, अशिया खुरोनोश, ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि जो सब्सिडी हमें हुकूमत दे रही है वो नाकाफ़ी है, हमें फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है गाड़ियाँ चलाने में। तो ओवरऑल इकॉनमी को भी आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। साथ साथ एक चीज़ जो हम सबको परेशान किए हुए है, जिसके बारे में हम काफ़ी वक्त से बात कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसीलिए वॉर में हम देखते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। क्लाइमेट चेंज, गर्मियाँ आ गई हैं और ऐसी गर्मियाँ आई हैं कि अल्लाह पनाह में रखे, जिसके पास एसी नहीं है वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है पंखे के नीचे। जिन लोगों को सफ़र करना पड़ता है दोपहर के वक्त में, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि इस मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए हमें मिनहैसुल कौम, हुक्मरानों को छोड़ दीजिए, हुक्मरानों में अगर क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने की काबिलियत होती तो पहले अपने सियासी मसाइल हल कर लें, मुआशी मसाइल हल कर लें, फिर आएंगे मुआशरती मसाइल के ऊपर। इसलिए मेरा तो मशवरा यह है कि मिनहसुल कौम हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए, डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम तब्दीली लेकर आएंगे तो हम अपने माशरे में बड़ी तब्दीली लाने में कामयाब हो जाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, विदाउट एनी फर्दर डिले अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँगा। मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। PMLN से परवेज़ संदेला साहब। अस्सलाम वालेकुम संदेला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। MQM से अरशद वोरा साहब। अस्सलाम वालेकुम वोरा साहब, बेहद मशकूर हूँ आपके कीमती वक्त के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मैं रूलिंग पार्टी नून लीग से। परवेज़ संदेला साहब, आपसे अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए गए हैं। ईरान के जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का नाम एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के प्रोजेक्ट को रोक रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया में मुल्क बन चुका है, इस बात में कोई शक नहीं। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो गई है। अल्लाह करे कि यहाँ पे जो लोग हैं रहने वाले, उनके मसाइल भी हल हों। आपकी नज़र में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, और क्या हमारे अंदरूनी मसाइल भी हम उसी तरह हल कर पाएंगे जिस तरह हम दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं? परवेज़ संदेला साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपके सुनने वालों को और आपको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। देखें जी, इस वक्त होने क्या वाला है पाकिस्तान की तो एक ही कोशिश है कि ये जो खित्ते में इस वक्त ये जंग लगी हुई थी, जिस तरह पाकिस्तान ने उसको बिल्कुल ऐन
उस वक्त जब ये जंग बातें हो रही थी कि तीसरी आलमी जंग बनने जा रही है, या फिर जो मुस्लिम ममालक हैं दोनों तरफ से आमने सामने होने जा रहे हैं, बीच में आकर वो जंग रोकी। और वो जो 40 साल नफरत और 40 साल जो वो पीछे इसके सारा चलता रहा, उनको इस्लामाबाद में ला के बिठा दिया। और पूरी कोशिश थी कि दूसरे सेशन में इसको ख़त्म भी करा दिया जाए। लेकिन जाहिर है इसको जहां रखवाने वाले काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहां पे इसमें आग लगाने वाले भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस मुल्क की माँ पर ये जंग शुरू हुई, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान उसके उसके जो ईरान के बारे में ख्वाब है वो पूरे किए बगैर ये जंग ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कभी भी इस मामले में हिम्मत नहीं हारा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब जो हैं वो सुबह शाम इसमें लगे हुए हैं। और ये देखें अभी भी आज भी सदर ट्रंप का ये ऑपरेशन जो है कैंसिल करना, जिसमें वो कहता है मेरी फौजें भी तैयार है और हम रास्ते भी क्लियर करा लेंगे और हम ईरान पर हमले भी करेंगे, और ये कह देना कि पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक, यहाँ पे पाकिस्तान का नाम ले रहा है, इसके अलावा दूसरे किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहा है, तो ये बड़ी ऑनर और इज्जत की बात है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आज भी सरगर्म है। मुझे अच्छी तरह से याद है 2-2.5 हफ्ते पहले हमें बड़ी स्पेशल कॉल आई कि जनाब आप पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, बड़ी तरीही लम्हे होंगे, अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हम भी भागम भाग पहुँच गए, लेकिन वो ना हो सका। लेकिन मुझे बड़ी अल्लाह के घर से उम्मीद है कि अगले आने वाले चंद दिनों में या एक आध हफ्ते के अंदर अंदर वो दिन ज़रूर आएगा। देखें अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि ईरान जीत गया है और अमेरिका हार गया है। मादरत के साथ जंग में कभी किसी की जीत नहीं होती है, जंग में दोनों ही हारे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो नुकसानात हुए होते हैं ना, अब देखिए यहाँ पर बैठकर ईरान के बारे में हम बिल्कुल, हमारा दिल भी कहता है, दिमाग भी कहता है कि जिस तरह से ईरान ने मुकाबला किया है अमेरिका का, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 25 साल में 30 साल में कोई मुल्क इस तरह अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सका जो ईरान ने किया। लेकिन ईरान का जो नुकसान हुआ है, ईरान के सुप्रीम लीडर, देखिए मैं समझता हूँ कि आज अली लरजानी साहब होते, आयतुल्ला खमीनी साहब होते, तो उनके लिए फैसला करना आसान होता। अब वहाँ पे क़यादत के मामले में भी जो इश्यूज हैं या मामलात हैं वो ज़ाहिर है हमें नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन अगर वो क़यादत शहीद ना होती तो आज मुख्तलिफ माहौल होता, आज फैसला करने में आसानी होती। अली लरजानी साहब जो हैं वो तो हमेशा टेबल टॉक करने के हक में होते थे, हमेशा सुलह सफाई से बातचीत को आगे लेके चलने में हाथ होते थे। इस पॉइंट पे आ जाए कि पाकिस्तान अंदरूनी मसाइल कैसे हल करे अपने। पाकिस्तान अंदरूनी मिसाल ऐसे ही करे कि जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और इसाक डार साहब जो हैं बैरूनी लोगों से बात कर रहे हैं और वो उनकी बात सुन रहे हैं, वो उनकी बातों को लेके चल रहे हैं, वो इनकी जो मुशावरत है या इनके जो सलाह मशवरे को मान रहे हैं। अंदरूनी वाले भी मानना शुरू कर दें, अंदरूनी वाले भी जमहूरियत पसंद हो जाएं। जो अंदरूनी वाले हैं वो भी कलम छोड़ा हड़ताल से निकल कर अडयाला के बाहर असम्बलियाँ लगाने में अपना ये जो उनका एक वतीरा बना हुआ है उससे रुक जाए, तो मेरे ख्याल में मामला बेहतर हो सकते हैं। ये दोनों तरफ से होंगे, सिर्फ हुकूमत की तरफ से देखें, हुकूमत तो हर मौके पर कहती है। शहबाज शरीफ साहब असम्बली के फ्लोर पर कह चुके हैं आए बैठ कर मुआहदे करें, आए हमारे साथ बातचीत करें। लेकिन जब तक दूसरी तरफ से नहीं होगी, जब दूसरी तरफ से 26 नवंबर 9 मई और दूसरे तमाम चीजें करने की कोशिश की जाएगी, तो अंदरूनी मसाइल कैसे हल होंगे। बिल्कुल ठीक। अरशद वोरा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। हुजूर आपकी जमात तो तवक्को लगाए बैठी थी कि 28वीं तरमीम की तरफ हुकूमत काम करेगी, लेकिन यकीनन इस जंगी सूरत हाल की वजह से उसमें बताया जा रहा है कुछ डिले है। आपकी नज़र में आज पाकिस्तान का दुनिया में मकाम, बैरूनी मसाइल तो हम हल करने में कामयाब हो रहे हैं, अंदरूनी मसाइल कब हल कर पाएंगे? अरशद वोरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला देखें 28वीं तरमीम तो इंशाअल्लाह ताला होगी और अपने वक्त पर होगी। डेफिनेटली हमें सबको पता है कि इस वक्त जिस क्राइसिस से जो है पूरी दुनिया गुजर रही है और खास तौर पर पाकिस्तान का जो उसमें रोल है और इस इम्पोर्टेंट रोल में जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इसाक डार साहब ने अनथक मेहनत की है, जिसको कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान का जो दुनिया में मुकाम हुआ है, आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी एक अहमियत हो गई है। तो इट्स नॉट ओनली दैट कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की अहमियत होनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम की अहमियत होनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जिस परेशानी से गुजर रही है वो देखें, हमने इंटरनेशनल महाज पर हमने अपनी खारजा पॉलिसी इस सब को हमने अचीव कर लिया। हमने लास्ट ईयर मई के महीने में जिस तरीके से इंडिया को जो मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रहा है और उसका तमाम क्रेडिट हमारी अफवाज को जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो फिर यही हमारी हुकूमत है और हम भी उसका हिस्सा है। लेकिन जो इकोनॉमिक टीम इस वक्त काम कर रही है वो मैं ये समझता हूँ कि डिलीवर करने से कासिर रही है। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें तो अवाम मुतमईन नहीं है। अवाम का मुतमईन होना, अवाम उस वक्त मुतमईन होती है जब आपकी बेरोजगारी में कमी आती है, जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होती है, जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही होती है,
जब आपके रुपए की कदर बढ़ रही होती है, जब आपका रुपया स्ट्रेंथन हो रहा होता है, तो आवाम उस पर जो है मुतमईन होगी। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से ये चल रहा है, इट्स बीन ड्रैगिंग। मैं कोई टॉप ऑफ द लाइन अचीवमेंट नहीं देख पाया हूँ पिछले 3-3.5 सालों में। तो इंटरनली हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं और जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो जो है लास्ट ईयर के बजट में हमारा तकरीबन 1.1 ट्रिलियन का लेस कलेक्शन था। इस वक्त जो है हुकूमत को एक एक्सक्यूज भी मिल गया ये 2-3 माह में, और ये जो कलेक्शन है ये इट्स गोइंग टू बी मोर देन डबल अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें। तो अवाम को कुछ नहीं मिला, अवाम को कोई चीज डिलीवर नहीं हो सकी है। खासतौर पर सर आप अवाम को, कराची के लोगों को सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड दिलवा दें, वो आपको बड़ी दुआएं देंगे। सर आप यूनिवर्सिटी रोड तो आपके सामने है। अब खुद सीएम ने भी एग्री कर लिया कि गलती है, अब गलती पे गलती है, गलतियों पे गलतियां, ठीक है ना। K4 की ऑगमेंटेशन नहीं हुई है। ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि तमाम सूबों ने जो है वो फ्री ट्रांसपोर्ट का ऐलान किया। हमारे यहाँ तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो बेचारे फ्री ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे। उन्होंने 15 बिलियन का एक पैकेज दे दिया मोटरसाइकिल सवारों के लिए, जिसमें से आपको पता है कि फिक्स पैकेज चला गया 15 बिलियन का। अब उसको कौन ऑडिट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सूबे के हुक्मरान जो है। लेकिन कुछ तब्दीलियां हम देख रहे हैं सर। हमने पहले सिर्फ कच्ची आबादियों में ऑपरेशन देखा था, अब हम बड़ी बड़ी इमारतों में भी ऑपरेशन होते हुए देख रहे हैं। तो तब्दीली तो कुछ आ रही है, बस कराची को इंतजार है उस तब्दीली का। बोरा साहब, ताला भाई, आप एक मेरी रिक्वेस्ट है सर। देखें, आपको इस शहर से बहुत दिली लगा हुआ है, आपके दिल में बहुत दर्द है और आपने इस शहर पे बहुत प्रोग्राम किए। बलोच कॉलोनी के ब्रिज से जब आप जाते हैं और मलिर एक्सप्रेस पे बन गई है, जिसको कि शारा भुट्टो का नाम दे दिया गया है, जब आप बलोच कॉलोनी की तरफ जाते हैं, डीएचए की तरफ से जब आप आ रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि बलोच कॉलोनी पे राइट हैंड पे उन्होंने जीटीएस बना दिया था, जहां वो कचरे की गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की कचरा फेंकती थी। यस। जो है मलिर एक्सप्रेस वे के बीच में और उसके बीच में जो जगह थी उसको भराई हो गई है उसकी, ठीक है। वहां आप देखेंगे हैवी मशीनरी है। अब वो जगह मलिर नदी की थी और मैं अभी से आपको जो है इंफॉर्म कर रहा हूं कि उस जगह को लेवल करके जिस तरीके से केपीटी फ्लाईओवर के चारों तरफ में इलीगल सारे हाई राइजेस टावर्स खड़े हो गए हैं, अब इस जगह को भी बेचकर इस पे भी जो है ना ये हाई राइजेस लेकर आएंगे, जो कि मलिर नदी की जगह है। और अब वहां पे ग्रीन कर्टेन्स लगा दिए हैं ताकि लोगों की तवज्जो उस तरफ ना रहे। तो मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगर आपको वक्त मिले और कराची के लोगों पर एहसान करना हो तो आप अपने कैमरे को ले जाके वो जगह जरूर दिखाइएगा। बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी में आपसे लूंगा, सिक्योरिटी में आपसे लेकर जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ है, बस सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपके साथ खुद चलूंगा। ठीक सर, ठीक सर। मुगल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुगल साहब इजाजत दें, वोरा साहब मुगल साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू करें। मुगल साहब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस सर, आई एम ग्रेटफुल। मुगल साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान का दुनिया में मकाम, और हम बैरूनी मसाइल तो हल कर पा रहे हैं, अंदरूनी मसाइल हल नहीं कर पा रहे। कच्ची आबादी को गिराते हैं तो कोई कमेटी नहीं बनती है, बड़ी बिल्डिंग को खाली कराते हैं कमेटी बन जाती है। कहाँ रहते हैं हम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका तला जतोई साहब। जो अरशद वोरा साहब ने काफ़ी हद तक जो है ना वो रियलिस्टिक बातें की हैं कि हमारी इस तरफ तो तवज्जो है कि ईरान और अमेरिका का तनाज़ा जो है वो किधर जा रहा है और किधर नहीं जा रहा। और मैं ये समझता हूँ कि आज तक जो हमारी, मुझे खुशी है पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, पाकिस्तान की इज्जत हो, ग्रीन पासपोर्ट का जो है वो वकार बुलंद हो, पाकिस्तान का नाम बढ़े, इसमें किसी को कोई दूसरी राय नहीं है। हमें खुशी है कि पाकिस्तान का नाम लिया जाता है दुनिया में, कि हम एक जो आलमी तनाज़ा है और जो तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है उसमें कोई किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमें हकीकत पसंदी से अगर तजिया करें तो आज तक जो हमारा रोल है वो फैसिलिटेटर का है, मीडिएटर का नहीं। लेकिन असल बात जो कि आपने या अरशद वोरा साहब ने कि पाकिस्तान की अवाम किधर जा रही है, इनके बारे में क्या सोचा है तो इस वक्त क्यादत है, इससे हटके कि वो क्यादत जो है वो जायज तरीके से बैठी हुई है हुकूमत पे या नाजायज तरीके से बैठी हुई है, वो वोटों के जरिए बैठी हुई है या डंडे के जोर पे बैठी हुई है। बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो सतह गुर्बत से है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 46% लोग सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। और आप समझते हैं तला जतोई साहब कि सतह गुर्बत से नीचे जाने का मतलब यह है कि जो बंदा 2 टाइम पर खाना ना खा सके, तो पाकिस्तान की आधी आबादी 24 करोड़ में से
ऑलमोस्ट 11-12 करोड़ तो लोग वो हैं जो इस वक्त 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। आपकी जो बेरोजगारी है वो 7.1% पे खड़ी है। आपकी जो पाकिस्तान में महंगाई है वो आप देख रहे हैं कि हमारे दौर में जो पेट्रोल था वो 150 रुपए, और उस वक्त भी आलमी मंडी में जो कीमत थी पेट्रोल की वो 115-20 डॉलर फी बैरल थी, आज भी वही है। तो 100-150 तो 100-125 तो बढ़ गया इनकी नायली से, जो डॉलर गया 175 से 285 पे, और बाकी जो पेट्रोल इनको कॉस्ट कर रहा है 250-60 रुपए, ये आज 400 रुपए का दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जंग की वजह से, जंग पे आप क्यों डाल रहे हैं? जो 160 रुपए आप टैक्स ले रहे हैं वो तो आप अपनी अय्याशियों के लिए ले रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में आपने क्या कामयाबी हासिल की है? आपने इंसानी हकूक की पामालियां की हैं, आपने इजहार राय आज़ादी का गला घोंट दिया है, इमरान खान को आपने पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से जेल में डाला हुआ है कि इमरान खान से आपका सियासी इख्तलाफ है। इमरान खान, कभी आप 9 मई का हमें ताना देते हैं, कभी आप हमें 26 नवंबर का ताना देते हैं। तो भाई आए एक बनाए इस पे फ्री, एक आजाद, एक पावरफुल जुडिशियल कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इमरान खान का भी तो फ्लैट था ना सर उस बड़ी बिल्डिंग में? मैं बताता हूँ, 9 मई को तहरीके इंसाफ वाले जबरदस्ती घुसे थे या उनके लिए रास्ते खोले गए? जिंदाबाद आमिर भाई, जिंदाबाद। अच्छा, अब सुन लें, अब आ जाए आप, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो बिल्डिंग है और जो इस्लामाबाद में, सर ये तो मेरे शहर का मसला है, मेरे इस्लामाबाद का मसला है। अब आपको मैं तला जतोई साहब बताऊं, इस्लामाबाद की जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके मुताबिक 24 लाख आबादी है। जो इस्लामाबाद की इस वक्त 3 बड़े गांव हैं, सैदपुर, मलपुर, बरी इमाम, जिसको नूरपुर शाह भी कहा जाता है, यहाँ 3 से 3.5 लाख आबादी रहती है। इट मीन्स कि आप इस्लामाबाद की 10 से 15% आबादी को डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। गरीब है ना ये लोग सर, गरीब है ये लोग, इनको जीने का हक नहीं। सुन ले जो, तो इस मैं थोड़ा सा सर है, ये संदेला साहब के शहर का मसला नहीं है या शिजोरा साहब के शहर का मसला नहीं, मेरे शहर का मसला है। अब इन्होंने किया क्या है कि ये 3 से 4 लाख लोग, यानी कि इस्लामाबाद की 10% आबादी को डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। वक्त खत्म हो गया। सबसे पहले मालकान है, जती मालकान, उनकी जमीनें उन्होंने जबरदस्ती ली। किसी ने इनकी मिन्नत नहीं की कि आप आके इस्लामाबाद को एक्वायर करें और यहाँ पे उनकी जमीनें जबरदस्ती लें। चले आपने ले ली, तो जो आपने कंपनसेशन देनी थी, जो आपने रिहेबिलिटेशन करना था, इनको मुतबादल जगह पे आबाद करना था, कोई आसान काम होता है किसी के उसकी बाप दादा की जगह से उठाओ और उसे बोलोगे उठाओ? प्रोग्राम में बात करेंगे अब माशी हालात के हवाले से, और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर माहिर मुआशियात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर खाकान, मैंने अपने सहाफती करियर का आगाज बिजनेस न्यूज से किया था, एंड ऑलवेज रियलाइज कि हमारे व्यूअर्स को ये नंबर गेम और ये डिटेल्स बड़ी बोरिंग लग जाती हैं और वो समझते हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक बिजनेस रिपोर्टिंग ईजियर, इकोनॉमी रिपोर्टिंग ईजियर। आज मेरा आपसे ईजी सवाल है डॉक्टर साहब, लोग हमसे पूछते हैं कि IMF के कहने के ऊपर सोवराइन वेल्थ फंड की लीगल पावर, सोवरेनिटी तकरीबन खत्म कर दी गई है। IMF के कहने के ऊपर अवाम का कीमा निकाल दिया गया है, पर IMF को यह नजर नहीं आता कि 10 अरब का PIA का जहाज, एक जिसमें 33 जहाज थे, फ्लीट में बेचकर एक जहाज ले लिया गया। IMF को यह नजर नहीं आता कि इतने 100% तनख्वाहों में हुक्मरानों की इजाफा हो गया, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में इजाफा हो गया। IMF को हुक्मरानों का जो ये एक्सपेंडिचर और ये लेविश लाइफस्टाइल है, ये नजर नहीं आता। हाँ, गरीब आवाम का कीमा निकालने के लिए महंगाई कर दो, ये सब नजर आता है। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देते हैं सर? तो इस ऐसे लोगों को मैं ये जवाब देता हूँ कि ये सारे काम जो आप फरमा रहे हैं, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पाकिस्तान का कलीदी रिफॉर्म है, जिसका मतलब है कि एक्सेसिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट। आपने फाइनेंशियल सही बात की, करंट में यानी जारी अखराजात में भी वो सब्जेक्ट्स जो वफाक के चलाने के नहीं हैं, वो PSDP का खर्चा जो वफाक के करने का नहीं है, और वो जो प्रोजेक्ट्स साल हर साल डिले होते हैं और ओवर रन्स होते हैं, यानी कि गवर्नेंस के पूरे निज़ाम को ठीक करना, ये तो आपका अपना काम है ना। मैं IMF पे भी आता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिन मुल्कों ने भी ये चीज़ें ठीक की हैं, उनकी दस्तरस इन पर तभी पहुंची जब उन्होंने प्रोफेशनली अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज़ बिल्ड की कि वो IPPs की गलती ना करें, वो सोलर के प्रोजेक्ट्स की गलती ना करें, वो एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म को तरजीह दें, वो साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट को रेगुलेटरी बिना पर काटें, वो SOEs जो कि 800 से 1000 अरब रुपए का नुकसान करती हैं और 24 अरब डॉलर का एक्यूमुलेटेड लॉस किए हुए खड़ी हैं, उनको सरकारी तहवील से निकालें। मुझे बताएं इनमें से कौन सी चीज़ है जो IMF से डिस्कस करने की भी ज़रूरत है। जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, IMF इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट।
वो बड़े हार्श मेजर्स लेकर एक स्ट्रेट जैकेट में मालियाती खसारा, बैरूनी खसारा, एनर्जी का खसारा, एसओईज का खसारा, कीमतें और टैक्सेस को बढ़ाकर और कुछ हद तक मुल्क की डिमांड तोड़कर पूरी करता है। मुझे बता दीजिए किस इदारे के सुखम नहीं है जो उन्होंने एक्सप्लेन ना की हो, किस इदारे की ऐसी चीजें जिनकी प्रोफेशनलिज्म, एचआर, गवर्नेंस। सर आपको याद हो तो उसमें हेल्थ सेक्टर के हवाले से 3-4 पेजेस थे कि डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ सेक्टर में कितनी करप्शन है। अब अगर ये सारी बातें आप पे अया हैं, आप 10 मई पिछले साल करके आ रहे हैं, आप फॉरेन डिप्लोमेसी भी अच्छी कर रहे हैं, तो जो गवर्नेंस विच इज द की इशू जो इन सब चीजों को रोक रहा है, गवर्नेंस का यहाँ थोड़ा सा मतलब भी एक्सप्लेन कर दूं। आप एक जनरलिस्ट सेटअप में प्रोफेशनल एजेंसीज लाइक फाइनेंस, एनर्जी, डेवोल्यूशन ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग, प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट बजट्स, डेवलपमेंट प्लानिंग, इसलिए आपने इन सब को आउटसोर्स किया हुआ है पाकिस्तान में। जितोई साहब इसको समझें, आपने ये सब कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को देके कहा कि वो बायलैटरल या मल्टीलैटरल आके पूरे एनर्जी सेक्टर को ठीक करें और फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने से शर्क कर ली। द टाइम इज गुड, सितारों का जो मिलाप आज है आपके पास वो कभी शायद 78 सालों में नहीं हुआ। प्लीज टेक द चैलेंज ऑफ रिफॉर्मिंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एट 3 tiers, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। कराची शारग है पाकिस्तान की, हमारी ट्रेड, हमारा जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट, सब वहां से होती हैं, कारोबारी सतह पर मैच्योर सिटी है, उसको ठीक ना करना, अब आप आईएमएफ को ब्लेम करना चाहेंगे। सो लेट्स, और दूसरी बात यह है, आईसीयू का डॉक्टर है, आप 24 बार क्यों गए हैं? आप अच्छी ग़िज़ा खाते। जितोई भाई, माय फादर लिव्ड टिल 94, ही डाइड विदाउट अ डिजीज। उन्होंने ग़िज़ा भी अच्छी खाई, एक्सरसाइज भी अच्छी की, दुनिया में रहकर। यही मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। सर, हम लोग एक तरफ पीआईए को 10 अरब में बेच के बोलते हैं, ओ पीआईए बेच दी। स्टील मिल 2013 से बंद है, 16 अरब तनख्वाह जा रही है, 1.5 करोड़ महीने का बिजली का बिल है, उसको बंद नहीं कर सकते हैं। हमें ये बताया गया है, जॉन पर्किंस ने भी किताब लिखी थी, इकोनॉमिक हिटमैन्स। हमें सोची समझी मंसूबा बंदी प्लानिंग के तहत टारगेट करके माशी तौर पे तबाह किया गया है। आर वी इन द राइट डायरेक्शन? हमारी फाइनेंशियल टीम को इस बात का एहसास है, या फिर वो क्योंकि एलीट से ताल्लुक रखते हैं तो उनको उन्हीं 400 खानदानों को प्रोटेक्ट करना होगा? सर, हम ये समझ नहीं पा रहे कि हार्ड डिसीजंस क्या होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैंने पिछली 3 दिहाइयों में देखा है कि जब हार्ड डिसीजन की बात आती है तो हम कीमतें बढ़ाना, टैक्सेस में रद्दोबदल करके मैन्युफैक्चरिंग, और जितोई साहब जैसे जो बहुत अच्छे एंकर हैं जो करोड़ों रुपया कमाते हैं, उनकी इनकम पर 38% टैक्स लगाना, हम ये समझते हैं कि ये किसी तरह से हार्ड कॉल्स हैं। पहली बात है कि हार्ड कॉल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइसिंग चेंजेस एंड दे आर रिफॉर्म्स, रीस्ट्रक्चरिंग, तंजीम नौ। ये तीनों वर्ड्स पाकिस्तान में हमने किताबों में ज़रूर लिखे हैं। मिसाल देता हूँ, हम जब इस वॉर में गए तो हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं थे, हम सिर्फ कमर्शियल रिजर्व्स पे रिलाई कर रहे थे। 2022 में जब कोविड से निकल रहे थे, कोविड 1, अब कोविड 2 में है। कोविड 1 से निकले तो एक कंसल्टेंट को हायर किया और उसको कहा कि एक किताब लिख दो कि रिजर्व्स कैसे बिल्ड होंगे। पहले तो यही गलत किया, खुद अपनी टीम को कहना चाहिए था रिजर्व्स कैसे बिल्ड होंगे। फिर आज 4 साल बाद दोबारा कह रहे हैं कि वी मस्ट रीड दैट बुक। दिस इज आवर प्रॉब्लम। वी फायर फाइट बट वी नेवर take responsibility for the policy, get our own doctors to do the surgery that is required in every sector. Most of our sectors are beyond reform. वो एक तंजीम नौ मांगते हैं। ये जो उर्दू का लफ्ज़ है इसमें बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ताकत है। ये रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग से बड़ी आगे की बात करता है। पूरा एनर्जी सेक्टर प्रोफेशनलाइज होने वाला है, रेगुलेटर प्रोफेशनलाइज होने वाला है, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के बाद इंटीग्रेटेड प्लानिंग करने वाली है, प्राइवेटाइजेशन होने वाली है। मुझे बताइए ना, आईएमएफ ने रोका है ये काम करने से? मैंने पाकिस्तान का 13-16 का वाहिद प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कंप्लीट किया है, जिसको लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कहते हैं। मैंने वो एंकर किया है पाकिस्तान के लिए। मुझे कभी भी, अगर मैं तैयारी से जाता था और आईएमएफ को कुछ चीज़ कहता था कि मैंने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़ाने हैं, तो वो मुझे कहते थे ना बढ़ाओ। मैं उन्हें कहता था मैंने टारगेटेड सब्सिडी देनी है, वो कहते थे ना बढ़ाओ। मैं कहता था मैंने सीपेक के अंडर पावर प्लांट्स लगाने हैं, वो मुझे कहते थे ना लगाओ। मैं कहता था न्यूक्लियर बढ़ना चाहिए बिकॉज ये एक लॉन्ग जेस्टेशन का फ्यूल है, वो मुझे कहते थे ना बढ़ाओ।
यार लेट्स बी रियलिस्टिक विद ईच अदर ना। अगर आप ये काम खुद करके लेकर जाएंगे, आप आईएमएफ से भी बेहतर निगोशिएट करेंगे। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मिसाल दी जा रही है कि मनमोहन सिंह जो हैं, उन्होंने 90 की दहाई में पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, इंडिया तब वहीं खड़ा था, उन्होंने रिफॉर्म किए, रिस्ट्रक्चर किया, गलत। वो एक बेस्ट हेड हंटर थे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने जो हेड हंट करके टीम बनाई थी, वो उन एनर्जी, फिजिकल, मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट पे मुहित थी, जगदीश हमारे यहाँ तो टीम आईएमएफ बनाता है ना सर, उसके अप्रूवल से फाइनेंस मिनिस्टर आता है कहते हैं। तो आप अपनी टीम खुद बना लीजिए ना, किसने मना किया है? आज भी कोई दुआ कर जाए, कोई नौजवानों को उम्मीद की किरण दे जाएं जाते जाते। डॉक्टर साहब, हियर्स माई रियल किरण, मैं ये कतई तौर पे कन्विंस हूं, मतलब ये कुल्ली तौर पे समझता हूं, पाकिस्तान 3 to 5 years में मिनिस्क्यूल मसाइल हैं। स्टार्ट फ्रॉम योर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, सेट योर एनर्जी की तंजीम नौ, गेट रेगुलेटरी बर्डन टू गो डाउन सो मच कि एक स्पेस क्रिएट हो, लोकल गवर्नमेंट को सिटीज चलाने दें। ये 4 चीजें करें, एनएफसी, शॉर्ट ऑफ एनएफसी, आप बहुत कुछ पा लेंगे और मुल्क का जो पहिया ग्रोथ का है वो चलना शुरू हो जाएगा। बट ये रिफॉर्म मांगता है दैट कोर टीम एट द फेडरल एंड द प्रोविंशियल लेवल विच कैन रियली डिलीवर, जो एक विजन पेपर, एक पर्चे पे लिख के मुझे 8 चीजें बता सके क्या होने वाली हैं। पाकिस्तान 3 से 5 साल में बहुत बेहतर लगना शुरू हो सकता है, मैं इस बात पे कन्विंस हूं। बड़े छोटे मसाइल हैं और चूंकि हमने उन मसाइल को उस तरह हल करने की कोशिश नहीं की है, वी हैव शाइड अवे। मैं एक मिसाल दूं आपको, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 10 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं। वफाक का काम नहीं है, पावर्टी सब्जेक्ट ही प्रोविंसेस का है। आप 700 अरब मत दें, आप 700 अरब प्रोविंसेस को कहें, जो 1000 क्या 10,000 अरब देना चाहे वो दे। प्रोविंसेस आर फ्लश विद मनी, आपके पास 700 अरब बच जाएंगे ना। आप अपने इस वक्त के जो भारी भरकम मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्सेस हैं और जो पर्सनल इनकम टैक्स है, इन दोनों को नीचे कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग को एक तकवीयत मिलेगी। बहुत शुक्रिया। क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली, मसला बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसको इतना सीरियस लेते नहीं है। लेकिन हाँ, जब गर्मी बढ़ती है तो मालूम पड़ जाता है क्लाइमेट चेंज क्या है। जब बारिशें रुकते नहीं हैं और सैलाबी सूरत हाल बन जाती है, मालूम पड़ जाता है क्लाइमेट चेंज क्या है। इसी को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान मरियम शबीर साहिबा को सलाम कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक्सपर्ट हैं। मरियम, अब हम पाकिस्तानी कौम को डिनाइल में रहने की आदत है। हम बड़े से बड़ा मसला देख के मुंह मोड़ लेते हैं कि नहीं, कोई मसला ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसके बारे में हमने बातें बड़ी की हैं, काम हमने कख कुछ नहीं किया है। क्या करना चाहिए हमें? हम किस तरह ये रियलाइज़ करें इतनी इस टेम्परेचर को बढ़ते हुए, इस गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, कि हमें कुछ ना कुछ मिनहसल कौम इंडिविजुअली करना पड़ेगा। इवन दो अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ ना करे या फेल हो जाए हर जगह पे, तो हमें जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी होगी। हाउ, व्हाट वुड यू से अबाउट इट? जी बिल्कुल, देखें, हर स्टेक होल्डर को जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन गवर्नमेंट, और जो इंटरनेशनल ममालिक हैं जिनने फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हमसे वादे किए थे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि आपका सवाल फोकस्ड है कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें क्या क्या करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में, जो हमें करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सिविक सेंस, उसको ज़रा प्रिवेल होना चाहिए, या मुझे यूँ कहना चाहिए कि जो हमारी रूट्स थी, जो हमारे आबा अजदाद ने हमें वैल्यूज़ दी थी, उनको हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। एंड व्हेन आई से दिस, लेट मी एक्सप्लेन कि इसका क्या मतलब है। कि देखें, जो हमारे दादा परदादा थे, वो क्या करते थे कि जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते थे तो उनके पास एक नेटेड थैली होती थी, वो उसी में अपना सामान जो है वो ग्रोसरी करके लाते। वो प्लास्टिक के बैग्स उस वक्त होते भी नहीं थे और वो इस्तेमाल भी नहीं करते थे। इसी तरह आप ये देखें कि जब वो कपड़े लेते थे तो वो सोच समझ के कोई ईद है तो साल में कोई डिसाइड करके लिया जाए, सीजन के सीजन। अब जो इतना ट्रेंड चेंज हो गया है, मियाना रवि का वो जो एक मुंह बोलता सिंबल थे, उन वैल्यूज को रिवाइव करने की जरूरत है। और मैं जब ये बात कर रही हूँ तो मैं बताती हूँ कि इसका क्लाइमेट चेंज से क्या लिंक है। आप देखेंगे जब भी एक टी शर्ट भी अगर आपने जो पहनी हुई हो वो प्रोड्यूस होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा 200 अप टू 200 लीटर्स जो है आपका पानी उसमें इस्तेमाल होता है। तो आप सोचेंगे जो इतने ज़्यादा कपड़े हम खरीदते हैं इतने फ्रीक्वेंटली, उसका भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है आपके। उसमें एमिशंस इन्वॉल्व होती हैं, उसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी हैं वो आपका टेनरीज वाला ख़राब पानी जो है वो आपके खेतों में और आपको स्ट्रीम
स्ट्रीम्स में छोड़ रहे होते हैं। इसी तरह आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं उसको भी हमें देख के चेंज करना पड़ेगा। अगर जरूरत नहीं है तो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हुए नहीं करना, क्योंकि ई वेस्ट में वो आपके कंट्रीब्यूट हो रहा होता है। फास्ट फूड में कितना कचरा बनता है? फास्ट फूड में भी काफी ज्यादा आपका कचरा बनता है, जिसमें ये डिस्पोजेबल आपके जो मग्स होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स इसमें जो साथ ड्रिंक्स में आती हैं, साथ ही साथ जो पैकेजेस आपकी आती है, वन टाइम यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करो और फेंक दो। पाबंदी भी है। जी हाँ, पंजाब ने ही पाबंदी इस पर लगाई हुई है। मरियम, आप कौन से शहर में रहती हैं? जी, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। मरियम, मैं कराची में हूँ इस वक्त, और मैं आपको बता सकता हूँ कि कराची में हम लोग सिविल सोसाइटी तकरीबन हर महीने एक हमारा जो छोटा सा समंदर हमारे शहर से लगता है, सी व्यू जिसे हम कहते हैं, उसकी सफाई के लिए ड्राइव करते हैं, और अगले ही दिन वो इतना गंदा हो जाता है जिसकी कोई इंतहा ना हो। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि काश हमारे सिलेबस में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी अनाप शनाप चीज़ें हैं जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, सैडली ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लिटरिंग के सब्जेक्ट को पढ़ाएं। हमारे यहाँ एक इतना गंदा ट्रेंड है मरियम कि हम गाड़ी का शीशा उतारते हैं और जो हमारी गाड़ी में कचरा होता है हम बाहर फेंक देते हैं। लिटरिंग के लिए कोई पेनल्टी नहीं है। खबर ज़रूर लगती है कि हुकूमत ने कहा है कि अब जुर्माना होगा, लेकिन वो जुर्माना होता नहीं है, कोई डरता नहीं है, कानून के ऊपर कोई अमल दरामद होता नहीं। हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? हम ये किस तरह अपनी सोसाइटी को बताएं कि लिटरिंग कितना बड़ा प्रॉब्लम है, रिसाइकलिंग कितना बड़ा इशू है, क्योंकि हम जानते हैं रिसाइकलिंग भी करना हमें नहीं आता। जी हाँ, जो आप देखें कुछ इंडस्ट्री में रिसाइकलिंग का तो सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो पॉलिसीज आ रही हैं और उसमें कुछ हद तक काम हो रहा है, लेकिन एट सोर्स हमें रिडक्शन करने की जरूरत है, बजाय इसके कि जो एक एंड प्रोडक्ट आपके पास आ गया उसकी रिसाइकलिंग की तरफ जाएं। तो देखें, जो सिविक सेंस की मैं बात कर रही थी, मैं इतने सालों से ये एडवोकेट करने की भी कोशिश कर रही हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, कि जिस तरह इस्लामियात, मैथमेटिक्स या साइंस एक इंपॉर्टेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट हमारे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, इसी तरह से ये जो बेसिक हैबिट्स हैं, ये बिहेवियर लॉन्ग टर्म चेंज इसीलिए आपका आएगा जब आप स्कूल में इन्वायरमेंट को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसमें आप बच्चों को सिखाएंगे कि कचरा आप नहीं फेंकना, एक शॉपर से क्या नुकसान माहौल को पहुंचता है, आपने दरख्त लगाना है या पौधा लगाना है अपने नाम का तो उसकी हिफाजत कैसे करनी है और उसके क्या फायदे। स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में आप बच्चों को जब बताएंगे तो बच्चे बहुत शौक से वो सीखते हैं और वो मैसेज घर भी लेके जाते हैं, तो आपको उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है। अभी जो गवर्नमेंट्स डिफरेंट जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करती हैं वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स नहीं होते, वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का, उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है, आपका फंडर नहीं रहता। तो एक सब्जेक्ट आपका स्कूल्स में होगा तो उसका लॉन्ग टर्म चेंज आएगा। साथ ही साथ आप बच्चों को जो है विजुअली दिखा के भी, स्क्रीन दिखा के, जिसमें एनिमेटेड मूवीज आजकल डिजाइन होती हैं वो उनको दिखा सकते हैं, आर्ट के कंपटीशन करवा सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज कि आप कैसे करें, लेकिन डेफिनेटली जो हमारे बड़े हो चुके हैं लोग, उनको थोड़ा सा सिविक सेंस के लिए फाइन्स ही इम्पोज करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिग्री होल्डर्स को देखा है। डिग्री होल्डर्स का वर्ड मैं इसलिए नॉर्मली यूज करती हूँ क्योंकि डिग्री होल्डर्स को भी मैंने कार से फेंकते हुए कचरे देखे हैं। क्योंकि मैं इसलिए टर्म यूज करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में पढ़े लिखे जाहिलों की तादाद कसीर है। जी, तो होता ये है कि बिल्कुल वो गाड़ियों से फेंक देते हैं, तो यही लोग जब बाहर के ममालिक में जाते हैं तो वो एक रैपर तक नहीं फेंकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इतने पाउंड्स का, इतने डॉलर्स का, 80 से 90 डॉलर का उनको जो है वो पेनल्टी पड़ जानी है। तो जब ये इस तरह की इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म्स बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है इन्फोर्समेंट, इतनी ज़्यादा पॉलिसीज आपके पास हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिसीज में बाहर आ रहे लीड कैप्चर अपनी जगह वो एक अलग बहस है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन इसी वजह से नहीं हो पाती है क्योंकि जिन लोगों को लेके पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको एज अ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर पॉलिसीज बनाते हुए बीच में रखा ही नहीं जाता, ग्राउंड रियलिटीज को उस तरह से बीच में रखा ही नहीं जाता। आप एसी रूम में जब बैठ के बनाएंगे तो उसकी इंप्लीमेंटेशन भी उस तरह से आप नहीं कर सकेंगे। तो डेफिनेटली हमें इस तरह के लॉज एंड रेगुलेशन कुछ बने हुए हैं, कुछ मजीद बनाने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ मजीद पॉलिसीज बनाने से बेहतर है कि जो एग्जिस्टिंग एटलीस्ट हैं उनको इंप्लीमेंट करवाया जाए ताकि आप चेंज देख सकें, और चेंज लॉन्ग टर्म से ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम शब्बीर फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम के आखिर पे मैं दुआ करूंगा कि या अल्लाह ताला हमारी कौम को ये एहसास दिला कि अगर उन्होंने कुछ ना किया तो फिर उनके लिए और भी कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए अपनी मदद कीजिए, इस मुल्क की मदद कीजिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, डिनाइल से निकल आइए। आपने कुछ ना किया तो कोई और भी कुछ नहीं करेगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।